समझे पढ़ना, जैसे एवरेस्ट चढ़ना, अकेले जंग लड़ना, I can't take it। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजियर होगा। एग्जाम या हो लाइफ, अब से हर स्टूडेंट विनर होगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और मैं हूं आपका दोस्त और आपका केमिस्ट्री मेंटर। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग, क्योंकि हमने पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक ही लेक्चर किया था, ओके आज हम लोग क्या करने वाले, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, रेडियस का किस तरह से रेडियस चेंज होता है, इनको पीरियोडिकली हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का भैया ये जो सेशन है ना, वो बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो। दूसरा, जितना भी पढ़ाने वाला हूं आज, देखो मैं तो पूरा ठान के आया हूं आज, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ठान के आए हो। तो जितना भी पढ़ाने वाला हूं उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप फटाफट से उसको डाउनलोड कर लो। मजा तभी आएगा जब आप नोट्स भी आपके पास होंगे और साथ ही साथ हम इस चैप्टर को भी पूरा कर लेंगे। चलिए गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं। अब हम चल रहे हैं फटाफट से स्क्रीनिंग इफेक्ट को, या फिर इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं बाय द वे, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान से उसको देखिएगा और इसके पीडीएफ के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा ना। व्हाट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको चेक कर लेते हैं। होता कुछ यूं है कि देखिए ये न्यूक्लियस है और हम लोग ऐसा सोचते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इस न्यूक्लियस का कंप्लीट पावर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पहुंचता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये चाहता है कि इसका प्यार, जैसे मेरा प्यार डायरेक्टली आप सब बच्चों तक पहुंचता है, वैसे ही न्यूक्लियस का सारा प्यार इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी अपने डैडी का प्यार चाहते हैं, वो इस न्यूक्लियस का प्यार चाहते हैं। तो वो करते क्या है, बेसिकली अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, जिससे न्यूक्लियस की पूरी पावर इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो रिपल्शन फोर्स यहां पर डेवलप हो रहा है, इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन, अब याद रखिएगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा क्यों होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से ये रिपल्शन पैदा होता है, जिसको हम लोग शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियस की पावर अंत तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर डेफिनेशन जरा चेक कर लो। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही मैंने आपसे कहा था। Thus, the force of attraction between the nucleus and the valence shell electron is somewhat decreases। धीरे धीरे ये जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। बाय चैट आप लोग आंसर कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, किरण है, श्रुति है, सपना है, राघवेंद्र है, अमृता, एम कैट, क्या नाम है, राघवेंद्र, दिवेश, सपना गुप्ता, अनिकेत, अंजलि, सौम्या, प्लेबॉय, क्या बात है, दिव्या, प्रियंका, सहाना, सुमा। और याद रखिएगा, जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक मेरा साथ देगा, अरविंद सर जब तक बोल रहे हैं तब तक वो जिस अरविंद सर के साथ रहेगा ना, उसको मैं एंड में एक सरप्राइज देने वाला हूं, ठीक है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो ध्यान से पढ़िए, टर्मिनोलॉजीज को चेक करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने कर लिया है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो एक्चुअली टोटल न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ऑल द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड टोटल न्यूक्लियर चार्ज। सबको समझ में आ गया? एंड टोटल न्यूक्लियस चार्ज एक्चुअली डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर कितना है उसका, क्योंकि एटॉमिक नंबर सीधे सीधे किसको बताता है, एटॉमिक नंबर सीधे सीधे नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, हम सबको पता है। सो टोटल न्यूक्लियस चार्ज इज इक्वल्स टू दैट इज एटॉमिक नंबर। बट इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ये नहीं होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जरा चेक करिएगा,
न्यूक्लियस जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे जितना इफेक्ट डाल रहा है या फिर जितना अट्रैक्शन डाल रहा है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कहते हैं। इस चीज को समझिए जरा कि यहां पर सपोज करिए कि यहां पर है ना 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन। अब यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन भी है, तो आपको क्या लगता है कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर पूरा प्यार न्योछावर कर रहा है क्या? ये सारे के सारे जितने भी 10 प्रोटॉन है वो क्या लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं क्या? नहीं। तो जितना इफेक्ट दिखा रहे हैं इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, कि कितना लास्ट तक इसका इफेक्ट पहुंच रहा है, इन 10 प्रोटॉन का कितना इफेक्ट लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Z स्टार से, और उसको यहां पर लिखते कैसे हैं? Z माइनस सिग्मा। और यहां पर सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जरा चेक करो, ये जो अंदर 10 पापा बैठे हैं वो लास्ट के इलेक्ट्रॉन तक अपना प्यार पहुंचा ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं। इस चीज को समझिए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक कितना इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज पहुंच रहा है, दैट इज Z स्टार विच इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। टोटल न्यूक्लियस चार्ज में से आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस करने के बाद आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज मालूम पड़ जाएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की पूरी पावर नहीं पहुंच पाती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की पूरी पावर नहीं पहुंच पाती है। इस चीज को समझिए। और बीच में ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अंदर, वो अपने स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस की जितनी भी इफेक्ट है उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस चीज को समझिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिव शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट इफेक्ट होता है? सबसे पहला, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही सिग्मा की वैल्यू, यानी कि यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये जो आपको सिग्मा की वैल्यू क्या था याद करो, सिग्मा का मतलब होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उतना ही स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। मोर द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा। जितने अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरे होंगे उतना ही ज्यादा सिग्मा की वैल्यू होगी। दूसरी खास बात, बी पर आते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम स्क्रीनिंग एस ऑर्बिटल्स में होती है, फिर पी में, फिर डी में, और सबसे गंदी वाली, सबसे छोटी वाली, सबसे कम वाली जो स्क्रीनिंग होती है ना वो एफ ऑर्बिटल्स में होती है। मतलब सबसे लो स्क्रीनिंग वाले ऑर्बिटल कौन से हैं? मतलब अगर एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपने भरे हैं तो वो एफ वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दिखाते इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस चीज को समझिए। सिर्फ ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हो, नहीं, उन इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन एफ में भरे हुए हैं तो उनकी स्क्रीनिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी ही नहीं। इस चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? एस इलेक्ट्रॉन। एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग दिखाते हैं। उसके बाद कौन दिखाता है? पी। उसके बाद डी। और सबसे लीस्ट स्क्रीनिंग कौन दिखाता है? एफ वाले इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एफ में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उनकी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होती है। और हमको सबको पता है कि एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकल। पी कैसे होते हैं? डबल शेप। डी कैसे होता है? डबल डबल शेप। और एफ कैसे होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये हमको पहले से पता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम जनरल ट्रेंड चेक करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है बेसिकली पीरियोडिक टेबल में कैसे मैनेज होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, टॉप टू बॉटम जाएं, तो कैसे इफेक्ट होता है जरा चेक करो। स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। जरा चेक करो, स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जरा सोचो, ग्रुप पीरियड नंबर 2 में अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या शेल चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा। सेकेंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इस चीज को समझिए, सेकेंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। एट द सेम टाइम न्यूक्लियस में चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज का जो इंक्रीमेंट है वो इतना ज्यादा है कि वो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट को बेसिकली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इतना ज्यादा इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन जो भरे जा रहे हैं वो सेम पीरियड में भरे जा रहे हैं। इस चीज को समझिए। यहां पर 2 नंबर आपके पास पीरियड है तो 2 नंबर पीरियड में ही इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बेसिकली लेफ्ट टू राइट घटता है लेकिन टॉप टू बॉटम बढ़ता है। ऐसा क्यों? आपको पता है टॉप टू बॉटम जाते हो तो न्यूक्लियस के अलावा शेल बढ़ने लगते हैं। अगर शेल बढ़ने लगते हैं तो ऑब्वियसली शेल में इलेक्ट्रॉन भरे हैं तभी तो बढ़ने लगते हैं।
तो इसका मतलब क्या हो गया, जरा समझिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट तो घटता है और टॉप टू बॉटम बढ़ता है। इस चीज को समझिए, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता किसकी वजह से है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस चीज को समझ जाइए। अब जरा चेक करो, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का वेरिएशन भी चेक करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट टू राइट जाने से खास बात क्या होती है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। और कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या, इस प्रोटॉन्स की जो इफेक्टिवनेस है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इस चीज को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हमेशा न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने लगता है। वहां पर पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज घटने लगता है। तो ये सिंपल से ट्रेंड है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जरा हम लोग लिथियम की बात करें। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ जाओगे तो देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने से फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को, बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यूं इस चीज को समझिए, पुलिंग बहुत हाई हो गई है। सो यहां पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंट्रीब्यूट इन स्क्रीनिंग। जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं उस केस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा स्क्रीनिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कंटिन्यूसली लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ने लगता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, समझ में आ गया। लेकिन टॉप टू बॉटम जाओगे तो हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज घटता है। और इनफैक्ट जरा चेक करिएगा, घटता है, इनफैक्ट ज्यादा चेंज नहीं आता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, कि ऑलमोस्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे कांस्टेंट रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। इस चीज को समझिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। जरा चेक करो एटॉमिक रेडियस, अगर ये एक एटम है तो यहां पर न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना दूरी है उसी को हम लोग रेडियस बोलेंगे। सबको पता है एटॉमिक रेडियस इसको बोलते हैं। लेकिन एटम इतना छोटा है कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि एटम आइसोलेटेड सिचुएशन में मिलता ही नहीं है। तो इस केस में क्या करें? तो इस केस में एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं। तो जिस बिहाव से हम लोग यहां पर एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं वो तरीका क्या है? हमारे पास कभी भी एक एटम आइसोलेटेड तो होता नहीं, वो एटम किसी ना किसी के साथ कंबाइन होता है। तो अगर वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन है और हम लोगों ने यहां पर क्या किया, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस ढूंढ ली। मतलब समझिए कि ये ए एटम है, ये बी एटम है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का अगर हमने डिस्टेंस ढूंढ लिया, मान लो वो डी है, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रेडियस मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? यहां पर दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक रेडियस। सिंपल सी लॉजिक है, जरा चेक करो। अब उसके बिहाफ पे एटॉमिक रेडियस जो है वो 3 तरह से कैलकुलेट होती है मेरे प्यारे बच्चों, 3 तरह से। पहला कौन सा है? कोवेलेंट। दूसरा कौन सा है? मेटालिक। तीसरा कौन सा है? वैन डर वाल्स। अब इनको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजरमेंट सारे के सारे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से होते हैं, जो कि हमें नहीं पढ़नी, जो फिजिक्स में आती है। बट 3 तरह से कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल्स रेडियस कैलकुलेट होती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कोवेलेंट रेडियस हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉन मेटल के केस में, क्योंकि वो कोवेलेंट रेडियस है, सबको पता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनता है? नॉन मेटल्स में। मेटालिक रेडियस कहां होती है? मेटल्स में। ये तो साफ ही पता लग रहा है। लेकिन वैन डर वाल्स रेडियस का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैन डर वाल्स रेडियस हम लोग कैलकुलेट करते हैं नोबेल गैस के लिए स्पेशली। तो ये वैन डर वाल्स रेडियस कैलकुलेट होती है। चलो अपन एक एक बार के चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। कोवेलेंट रेडियस में सबको पता है कि 2 एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। इस चीज को समझिए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने तो यही सोचा है कि 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और उसका हाफ करना है। तो यहां पर हमने 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लिया और उसका हाफ कर दिया।
तो इस चीज को समझिए, ए और बी के बीच का डिस्टेंस लिया और उसका हाफ कर दिया, इसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। लेकिन कोवेलेंट रेडियस की खास बात क्या है, जरा चेक करो, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इनफैक्ट वो दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए रेडियस की वैल्यू जो हम सोच रहे थे उससे कम आएगी। खुद ही दिमाग लगाओ, जो रेडियस की वैल्यू आप सोच रहे थे उससे कम आएगी, थोड़ा बहुत भी अगर आप दिमाग लगाते हो तो इट्स रियली वेरी इजी। तो कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू एक्सपेक्टेडली कम आती है, ठीक है। लेकिन ये पहली वाली रेडियस हमने किसके लिए काउंट करी है, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब H2 टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए। H2 का मतलब दो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेसिकली ओवरलैप। तो उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है तो बहुत आसान है। लेकिन मान लो होमो नहीं होता, हेटेरो होता, हेटेरो का मतलब HCl। अगर आप चाहते हो कि HCl के केस में अगर हम लोग यहां पर रेडियस ढूंढना चाहें किसी एटम की, तो कैसे ढूंढेंगे भैया, क्योंकि हाइड्रोजन होता है छोटा सा ही और क्लोरीन होता है बड़ा, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इन दैट केस, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, इन दैट केस आपको क्या करना है, बिल्कुल यही काम करना है। यहां पर RA और RB ये दोनों रेडियस तो होगी। अब आप यहां पर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, ये एक्सपेरिमेंटली डेटा दिया गया है कि आपको यहां पर जो टोटल डायामीटर लेना है वो RA प्लस RB नहीं होगा, वो RA प्लस RB में से आपको क्या माइनस करना है, जरा चेक करो। टोटल डायामीटर जो आप A और B, टोटल ये जो डिस्टेंस ढूंढ रहे हो A और B, वो किसके बराबर है, दैट इज रेडियस ऑफ RA प्लस रेडियस ऑफ RB माइनस, लुक एट इट, माइनस का साइन, और आपको क्या लेना है 0.09। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, 0.09 और डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं जरा चेक करो। 0.09 फॉर्मूला चेक कर लेना, 0.09 और साथ में डिस्टेंस, यहां पर क्या लेना है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चेक करो, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि हमारे पास है ना HCl का एग्जांपल है। HCl के केस में यहां पर जरा चेक करो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 दी हुई है आपको एग्जांपल में, और आपको यहां पर हाइड्रोजन के केस में रेडियस दिया हुआ 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग, और डिस्टेंस HCl की दी हुई है आपको 2.74 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दे रखी है यहां पर हाइड्रोजन की 2.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। सबको समझ में आ गया? तो फाइनली आप खुद ही सोचो जरा कि अगर आपको निकालना हो कि रेडियस ऑफ Cl कितनी आएगी, अगर आपको यह निकालना हो कि Cl यानी कि क्लोरीन के एटम का रेडियस कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल है, बताओ, HCl का वही फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस बिटवीन द HCl न्यूक्लियस विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस क्या करना है 0.09 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। सब लोग निकालो, घबराओ मत, अरविंद अरोड़ा बोल रहे हैं, और जो बच्चे अरविंद अरोड़ा के साथ लास्ट तक बने रहेंगे, मतलब इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि वो मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं ये पूरा चैप्टर करा दूंगा। अब आप देखो, यहां पर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आपने रख दी, डिस्टेंस बिटवीन HCl 2.7 है, रेडियस ऑफ क्लोरीन आपको निकालनी है 0.09 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपको क्या लेना है, यहां पर मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 3 में से 2.5 माइनस करना है, मतलब आपको पॉजिटिव, मॉडुलस का मतलब ये हो गया कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बात खत्म हो गई। तो यहां पर 2.041 आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर आएगा, इस तरह से इसको अप्लाई करना था। सबको समझ में आता है? चलो अब हम चलते हैं आगे। मेटालिक रेडियस, देखिए मेटालिक रेडियस में क्या होता है, दो मेटल के एटम बच्चों आपस में सटक सटक के बैठते हैं, एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करते। मेटालिक रेडियस में आपको पता होना चाहिए, समझ में आता है? एक दूसरे को सटक के बैठेंगे, चिपक जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप कभी नहीं करेंगे। एटम में क्रिस्टल एटम तो देखे है ना, क्रिस्टल एटम जिसके अंदर आपके यहां पर मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि अगर आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हो कि Fe के क्रिस्टल एटम में वो एक दूसरे के साथ टच कर सकते हो, ओवरलैप थोड़ी होते हैं। तो इन दैट केस तो हमारे पास जो रेडियस निकल के आती है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ढूंढ लो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म, इसको मेटालिक रेडियस बोलेंगे। सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आगे। वेंडरवॉल्स रेडियस, ये है खतरनाक चीज। वेंडरवॉल्स रेडियस का मतलब समझिए। सबसे पहले तो वेंडरवॉल्स रेडियस हम लोग नोबल गैसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं, नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस की क्या खास बात होती है, गैसेस की खास बात होती है गैसेस के दो एटम जो है ना, वो कभी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कभी भी उतना करीब नहीं आते। आप जरा डायग्रामेटिकली देखो, यहां पर नियोन के लिए आपको गैसेस एटम का क्या बना रखा है, डायग्राम। आप देखो कि ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये नियोन का पहला एटम है, और ये जो बी वाला दिखाई दे रहा है वो दूसरा एटम है। वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद दोनों के पास नहीं आते, उनके बीच में इतना डिस्टेंस तो रहता ही है, एक गैसेस एटम के बीच में इतना डिस्टेंस रहता है ड्यू टू, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़े होंगे, याद करो। पहले तो एटम दूर दूर होते तो पास लाते तो पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है, लेकिन एक हद के बाद आप पास नहीं ला सकते, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने काफी बार पढ़ा होगा। दो एटम कभी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक दूसरे के पास नहीं आते,
ये गैसियस एटम की खास बात होती है, दूर दूर हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक दूसरे के पास आना पसंद नहीं करते, बोलते हैं हट तेरी ऐसी की तैसी, मैं और पास नहीं आऊंगा। सो इन दैट केस क्या होता है, जरा चेक करो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो गैसियस एटम में आपकी मजबूरी है। आपकी मजबूरी क्या है? आपकी मजबूरी ये है कि आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस लेनी है, ले लो। लेने के बाद डिस्टेंस ए बी को क्या करोगे, 2 से डिवाइड। अब आप ना थोड़ी सी अकल लगाओ, बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, इसको बोलते हैं वेंडरवॉल्स रेडियस। वेंडरवॉल्स रेडियस का मतलब क्या होता है, गैसियस एटम कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आते एक हद के बाद। जब वो पास नहीं आते एक हद के बाद, तो बस उसके बीच में जो डिस्टेंस आप यहां पर मेजर कर रहे हैं वही हमारे पास, उसकी 2 को डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड करने के बाद रेडियस आ जाएगी। अब आप एक मजेदार बात चेक करो, पता है आपको कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज्यादा रेडियस कैलकुलेटेड कौन सी आती है, वेंडरवॉल्स रेडियस। क्योंकि वेंडरवॉल्स रेडियस में 2 एटम के बीच में डिस्टेंस भी होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका हाफ करोगे तो आप इतनी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। तो वेंडरवॉल्स की रेडियस सबसे ज्यादा होती है। मेटेलिक रेडियस में एक दूसरे के साथ एटम चिपके रहते हैं, तो जो मेटेलिक रेडियस आप कैलकुलेट करते हो वो इंटरमीडिएट होती है। लेकिन कोवेलेंट रेडियस जब आप कैलकुलेट करते हो, दिमाग लगाओ, ओवरलैप कर रहे हैं तो वो रेडियस और भी कम आती है। दिमाग लगाओ, किस किस को समझ में आ गया, चैट सेक्शन में लिखो, मुझे अभी बताओ। आई वॉन्ट टू नो कि कितने लोगों को समझ में आ गया। हमेशा याद रखना, और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि जो आप वेंडरवॉल्स रेडियस कैलकुलेट करते हो वो सबसे ज्यादा होती है, फिर मेटालिक रेडियस और सबसे लास्ट में कोवेलेंट रेडियस आती है। कितने लोगों को समझ में आ गया? सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। बताओ, मुझे मजा नहीं आएगा ऐसे। वेरी गुड, मुझे आ गया। हाँ, श्रुति कह रही है, यहां पर सुमा कह रही है, शिप्रा, केडी, तुषार, कपिल, वाह वेरी गुड, अमृता, डॉक्टर माधवी, हाँ वेरी गुड, सौम्या, इट्स रियली गुड। बस ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। मेरी आवाज में तब तक दम रहेगा जब तक आप यहां पर मेरे साथ बैठे रहोगे। अरविंद अरोड़ा बोलता रहेगा और आप सुनते रहना बस। और यह सवाल काफी बार पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास स्लाइड्स बहुत ज्यादा है और जो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं सारी स्लाइड खत्म कर दूं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए यार, मेरे को सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरा सपना है, मैं ये चाहता हूं, और आज से 1 साल पहले मैं कोचिंग फ्री इंडिया का सपना देखा करता था, और आज 1 साल बाद वेदांतु उसमें मेरी मदद कर रहा है। मैं कोचिंग फ्री इंडिया बना दूंगा। मैं चाहता हूं कोटा जो बच्चा जा नहीं पाता, जिसके मन में टीस रहती है कि यार मैं कोटा की फीस नहीं भर पा रहा हूं, कोटा नहीं जा पा रहा हूं, और उस हर एक बच्चे को मैं यह वादा कर रहा हूं, घर पे बैठ के यूट्यूब पे पढ़ाई करेगा वो, मैं वादा कर रहा हूं। और उसके लिए मैं वेदांतु को धन्यवाद देता हूं जो मेरे इतने बड़े सपने को साकार कर रहा है। वेदांतु टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरा यह सपना है कि हर एक बच्चा घर पे बैठ के पढ़ाई करे, जो कोटा नहीं जा सकता, कोटा की भारी भरकम फीस नहीं भर सकता, उन कोचिंग सेंटर्स में जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और मैंने तो ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वाले अपने बैचेस में एडमिशन उन बच्चों को देते हैं जिनकी 90%, 95% अब परसेंटेज आती है। क्यों? बाकी बच्चों के ड्रीम्स नहीं है क्या? बाकी बच्चों के अरमान नहीं है क्या? वो अरमानों को हम लोगों को पूरा करना है। और मेरा सपना है कि इस इंडिया में कोचिंग जो धंधा बन गया है उसको हम लोगों को बंद कराना है। कोटा जाने से सिलेक्शन होता कोई जरूरी नहीं है। हम आज ऑनलाइन पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब वालों को भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, और वेदांतु जैसे जो इतने अच्छे परिवार में मैं एंटर हो गया हूं कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि मैं इन बच्चों का सपना पूरा कर सकूं। और मैं वेदांतु को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस चीज के लिए। और मैं आप लोगों को बोलता हूं, आज याद रखना, आज हमने अगर कदम नहीं उठाया तो कोचिंग फ्री इंडिया नहीं बनाएंगे। भारत को हमें कोचिंग मुक्त कराना है। ये जो धंधा बन गया है इसको हमें डाउन करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, और मैं जानता हूं कि आप लोग मेरा साथ दोगे। इसलिए इन वीडियोस को उन बच्चों तक लेके जाओ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जो सोचते हैं यार इतनी फीस तो मेरे माँ बाप के पास नहीं है, मैं कहां से लाऊं, उन तक लेके जाओ, बोलो कि कोई जरूरी नहीं है। और मैं आपको वादा करता हूं बहुत जल्द 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस आपके और आपके जूनियर्स के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं सोच चुका हूं और इस चीज को प्लान कर चुका हूं बहुत जल्द 11th और 12th। और हम लोगों ने जो मुहिम शुरू की, आज यूट्यूब पे भीड़ लग गई है यार, भीड़ लग गई है। इतने ज्यादा लोग यहां पर एजुकेट करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी फीसें लेते थे कोचिंग सेंटरों में, आज यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने के लिए आ गए। क्यों? क्योंकि अरविंद अरोड़ा और आप लोगों ने मिलकर सपना देखा था, और हमें जरूरत है इस चीज की। और मैं उनको सल्यूट करता हूं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, सल्यूट करता हूं जितने भी यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, सब टीचरों को सल्यूट करता हूं मैं।
तहे दिल से सल्यूट करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक टीचर निकले बाहर, बहुत पैसा कमा लिया, अब इन बच्चों के लिए हम लोग साल दे और 11th और 12th इनको बिना कोचिंग के, ताकि इनको कोटा नहीं जाना पड़े, पूरी करवाएं। ये मेरा सपना है और मुझे पता है ये सपना पूरा होगा। और यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हर एक टीचर को सल्यूट करता हूं आज, ठीक है। और मुझे अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स मिला है जो कि वाकई में दिल को छू लेने वाला है। सो लव यू ऑल गाइस। चलो अब हम आगे चलते हैं। हमने ये समझ लिया वेंडरवॉल्स रेडियस जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में क्या है, हम लोग एक्स्ट्रा एरिया काउंट कर रहे हैं। मेटालिक रेडियस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जबकि कोवेलेंट रेडियस में क्योंकि एक दूसरे से ओवरलैपिंग हो रही है तो रेडियस इतनी ज्यादा नहीं होती, सबसे छोटी होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होंगे एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा होगी। बड़ी कॉमन सी बात है, आप खुद से सोचो कि हाइड्रोजन और लिथियम की कंपैरिजन करोगे तो हाइड्रोजन में तो न्यूक्लियस के बाद एक ही शेल होता है, लेकिन लिथियम में बात करें तो लिथियम में 1s2 एंड 2s1 होता है, यानी कि 2 शेल होते हैं। तो आपको लगता है कि हाइड्रोजन और लिथियम का कंपैरिजन करेंगे तो लिथियम की रेडियस तो ज्यादा आएगी। जितने ज्यादा शेल होते हैं रेडियस उतनी ज्यादा आती है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। ये सिंपल सी लैंग्वेज है। अब हम चलते हैं आगे। सेकंड कौन सा फैक्टर है जो कि न्यूक्लियस एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है? दैट इज न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज होगा वो उतना ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा उतनी रेडियस की वैल्यू कम होते जाएगी। क्योंकि रेडियस का मतलब ही क्या है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ही तो रेडियस है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को ही अंदर खींच लिया गया तो रेडियस की वैल्यू डाउन हो जाएगी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब क्या निकलता है कि एटॉमिक रेडियस इज एक्चुअली एंटी प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, सवाल काफी बार पूछा जाता है। तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट। आप खुद से दिमाग लगाओ, शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी एटॉमिक रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन तबाही मचा देंगे, बोलेंगे हमारा है न्यूक्लियस, पहले हमारा हक बनता है हमारे पापा पर, हम उसका प्यार लेंगे। तो भैया ये अंदर वाले न्यूक्लियस का प्रोटॉन को ये जो न्यूक्लियस के अंदर के जो प्रोटॉन्स हैं उनका इफेक्ट बाहर तक पहुंचने देंगे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन करेंगे शील्डिंग, जिसकी वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है उस पे न्यूक्लियस का चार्ज इतना ज्यादा पहुंचेगा ही नहीं, वो और दूर होते जाएगा, और जितना ज्यादा दूर होते जाएगा रेडियस की वैल्यू बढ़ते जाएगी। इसका मतलब समझिए कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन आप ध्यान रखना, एस के इलेक्ट्रॉन्स में शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। एफ में शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। एफ में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनमें शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है मेरे प्यारे बच्चों। आता है सबको समझ में? अब हम अगला देखते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब समझिए, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हमको पता है बॉन्ड की डिस्टेंस ज्यादा होगी, बॉन्ड की डिस्टेंस ज्यादा होगी, और अगर आप यहां पर एक रेडियस कैलकुलेट करने जाओगे तो ज्यादा आएगी। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड की डिस्टेंस कम होगी, और अब यहां पर रेडियस कैलकुलेट करने जाओगे तो रेडियस घट जाएगी। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में तो बहुत ज्यादा अच्छा वाला बॉन्ड है, मतलब 3-3 बॉन्ड है, तो यहां पर तो रेडियस और घट जाएगी कैलकुलेट करने जाओगे तो। इसका मतलब क्या हो गया? जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड दो एटम के बीच में बढ़ेंगे रेडियस की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे एटॉमिक रेडियस उतनी कम होगी। सिंपल सी बात है, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस का जनरल ट्रेंड देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों? एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। ENC इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों। आ रहा है सबको समझ में? नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एटॉमिक नंबर, अगर यहां पर जरा चेक करो, एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस चार्ज भी इंक्रीज होता है, लेकिन शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। शेल वही है, अगर दूसरे में लेफ्ट टू राइट जा रहे तो शेल तो वही है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से रेडियस की वैल्यू घटने लगती है। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम बात करें तो टॉप टू बॉटम के केस में क्या होता है? क्योंकि शेल बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जाने में, क्यों नहीं? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। इसी वजह से ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? रेडियस की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ने लगती है। एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ने लगती है। बड़ी सिंपल सी बात है, तो सबको पता है। अगर हाइड्रोजन में 1s1 है, ठीक है, तो लिथियम में क्या है? 2s1, सोडियम में क्या है? 3s1, पोटेशियम में क्या है? 4s1। अब आप खुद ही देखो,
यहां पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल तो बढ़ ही रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। अंदर के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं तो ज्यादा रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है जिससे रेडियस बढ़ने लगती है। तो ये दो लॉजिक बताओगे आप, वहां पे शेल भी बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। आता है सबको समझ में? अब हम चलते हैं आगे। अब यहां पर जरा चेक करो, इसका मतलब अगर साफ तौर पे बोलूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस घटता है लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस की वैल्यू घटती है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 17 नंबर ग्रुप तक होती है। इस चीज को दिमाग में डाल लो, गलती कर जाओगे नहीं तो। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ग्रुप नंबर 1 से लेके 17 तक रेडियस की वैल्यू घटती है, लेकिन 18 पे ऐसा नहीं होता। कोई बताएगा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर हम लोग वेंडर वॉल्स रेडियस कैलकुलेट करते हैं और वेंडर वॉल्स रेडियस तो वैसे ही ज्यादा निकल के आती है एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब नोबल गैसेस जो है अपने पीरियड में सबसे ज्यादा लार्ज होती है। इस चीज को समझ लीजिए। नोबल गैसेस की जो साइज होती है वो लार्ज होती है, सबसे छोटी नहीं होती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ पीरियड नंबर 2 में सबसे छोटा एटम कौन, तो आप बोलोगे फ्लोरीन। नियोन मत बोल देना, गलती हो जाएगी, क्योंकि नियोन में वेंडर वॉल्स रेडियस काउंट की गई है और वेंडर वॉल्स रेडियस की वैल्यू ज्यादा होती है। इस चीज को समझ लो। सब लोग लिखो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस घटता है लेकिन 17 नंबर तक ही घटता है, 18वें नंबर पे नहीं घटता है। और अगर यहां पर आप कंपैरिजन देखोगे तो रेडियस कंटिन्यूसली घटती फ्लोरीन तक घटती है, लेकिन अचानक से नियोन आते ही बढ़ जाती है। ये ट्रेंड निकल के आता है। ये इस चीज को समझिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब बल्ले बल्ले है आपकी। अब देखो ये ट्रेंड हो गए। अब यहां पर कुछ एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं भैया, सवाल यहीं से आते हैं। एटॉमिक रेडियस के एक्सेप्शन जरा चेक कर लो। ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हम सोचते क्या हैं? हम सोचते ये हैं कि सबसे ज्यादा थैलियम की होनी चाहिए, फिर इंडियम, फिर गैलियम और एल्यूमिनियम, फिर सबसे लास्ट में बोरोन आना चाहिए रेडियस के रिस्पेक्ट में, है ना? ऐसा ही होना चाहिए ना। लेकिन ऑब्जर्व ऐसा नहीं किया गया है। आपको बता देता हूं कि एल्यूमिनियम और गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। एल्यूमिनियम और गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैलियम के केस में शील्डिंग पुअर होती है। आपको पता होना चाहिए गैलियम के केस में डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जरा चेक करो। क्योंकि इसकी पुअर शील्डिंग होती है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम की इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो घट जाती है, क्योंकि अंदर के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाते और बजाय दूर जाने के ये पास आ जाता है। इस चीज को समझिए। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि डी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग अच्छा नहीं होता है, एफ इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग तो और भी खराब होता है। तो यहां पर डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बजाय इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ने की वजह कम हो जाती है। इसीलिए गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में जो ओवरऑल रेडियस का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है। इस चीज को समझिए ना। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और सब लोग नोट डाउन करो ये क्यों हो रहा है। पुअर शील्डिंग की वजह से। यहां पर 3D जो कि गैलियम में होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। नोट डाउन करते रहना। अब आगे चलते हैं, एक्सेप्शन अगला चेक करते हैं। यहां पर एक्सेप्शन चेक कर रहे हैं 4D एटम्स के बीच में। कौन कौन सा? शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन। याद करने का तरीका संस्कृत लाइन, शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन, इट्स लाइक दैट। ओके, ऐसा संस्कृत लाइन हमारा सर जी ने हमारे याद दिलाई थी। हमको याद नहीं होता था, सच्ची बता रहा हूं। तो हमारा सर जी बोलता कि ऐसे करके याद करो तुम, शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। उसके बाद Fe यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया, मैं सच्ची बता रहा हूं। इसका तो उस लेवल का है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो एक चीज है, जरा चेक करना। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको सबको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। सबको समझ में आ गया? इसलिए एटॉमिक रेडियस घटना चाहिए, सही बात है। लेकिन यहां पर मजे की बात देखो, यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ने लगता है। शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ने लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ता है? शील्डिंग इफेक्ट इसलिए बढ़ता है, स्कैंडियम में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। टाइटेनियम में कितने होते हैं? 3D 2। वेनेडियम में कितने होते हैं? 3D 3। आप अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, अंदर इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है। अब मजे की बात देखो, मजे की बात यह है कि स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ अगर आप जाओगे तो बिल्कुल रेडियस घटता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों घटता है जरा चेक करना। स्कैंडियम से मैंगनीज तक रेडियस की वैल्यू घटती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू प्रीडोमिनेंटली स्क्रीनिंग इफेक्ट के मुकाबले बढ़ रही है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यही लिखा है यहां पर, जरा चेक करो सब लोग, जरा चेक करो, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक रेडियस घटता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा है। इस चीज को समझिए, या शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा है। जरा देखो, Z का वैल्यू शील्डिंग से ज्यादा है। मजे की बात देखो, यहां पर डोबरेनर के ट्रायड आ गए। डोबरेनर के ट्रायड कौन से? फीकोनी, फीकोनी, इट्स लाइक अ फीकोनी, इट्स लाइक अ फीकोनी, यह गाना याद आ गया मुझे। सो फाइनली फीकोनी तक आपको पता है मजे की बात क्या है, यहां पर एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक गाना था संयोनी, याद है? ऐसे फीकोनी, संयोनी वो वाला गाना याद आ गया। इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो फीकोनी तक मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आयरन, कोबाल्ट और निकल की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इसलिए इसको डॉबरेनर के ट्रायड बोलते हैं। अब मजे की बात पर आ जाओ, यहां स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो रेडियस घटती है, उसके बाद फीकोनी तक कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसके बाद बढ़ने लगती है। जिंक का रेडियस कॉपर से ज्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिंक का रेडियस कॉपर से, जरा ध्यान से चेक करना, बढ़ने लगती है। जिंक का रेडियस कॉपर से ज्यादा होता है। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आप जरा चेक करो, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन 3D 10-10 भरे गए और अंदर इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से यहां पर एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। इस चीज को समझिए, जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया उसकी बल्ले बल्ले हो गई। अब होना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता, लेकिन नहीं, जिंक का साइज कॉपर से बड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिंक की साइज कॉपर से बड़ी होती है। और नीचे लॉजिक लिखे हुए हैं, जरा चेक करो ना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत कम बच्चों को पता होता है, रट्टा मार के जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता वहां जाके। जिंक की रेडियस लिखो सब चैट सेक्शन के अंदर, जिंक की रेडियस कॉपर से ज्यादा होती है। सबको समझ में आ गया? घटती नहीं है, बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं आगे। यहां पर फैक्ट टू रिमेंबर, बहुत बढ़िया चीज यही है। क्या फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं? लार्जेस्ट एटम सीजियम। आपको पूछे पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एटम कौन सा है? सीजियम। हम फ्रांसिन को काउंट क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी तो लाइफ ही नहीं है। जो 20 मिनट बाद ही मर जाए उसकी क्या लाइफ है? उसको क्या काउंट करोगे? स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन, सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन। ग्रुप विद लार्जेस्ट रेडियस इन पीरियड, जरा चेक करना, एक पीरियड में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी रेडियस लार्जेस्ट होती है? एल्कली मेटल्स। मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो कि अगर हम लोग लिथियम के बाद कौन आता है? बरीलियम। बरीलियम के बाद कौन आता है? बोरॉन। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और नियोन। अगर इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो लिथियम की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, उसके बाद बरीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है नियोन। ये देखो, नियोन यहां पर आ रहा है और लिथियम सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब जरा पीरियड के अंदर जरा चेक करो, इसका मतलब एल्कली मेटल की रेडियस पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होगी। याद कर लो, सबसे छोटी किसकी होगी पीरियड के अंदर? हैलोजेंस की। ये तो मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक घटता है। क्या घटता है? एटॉमिक रेडियस घटता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब सबसे कम रेडियस किसकी होगी? बिल्कुल हैलोजेंस की होगी, याद रखना है आपको। अब आते हैं व्हाट आर आयंस। भैया आयन क्या होते हैं? आयन जनरेट होते हैं जब भी कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनायन बना लेता है, लूज करता है तो वो कैटायन बना लेता है। सिंपल सी बात है, सबको पता है ये तो। अब जैसे सोडियम की बात कर लो, सोडियम क्या करेगा? 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरीन की बात कर लो, लास्ट में फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F-1 में। इसका मतलब समझिए ना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, नींद नहीं आ जाए तो सब लोग बोलो, अभी के अभी सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जी, नींद नहीं आनी चाहिए। मेरी आवाज सुनो, यहां बड़े ध्यान से मेरी आवाज सुनो। याद रखो, कोचिंग फ्री इंडिया अगर आपको बनाना है तो मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, जिस आवाज को आपको बुलंद करना है, समझ में आता है। और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे जैसे टीचर जो मुझसे भी शायद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो दिल टूट जाएगा उनका। मैं चाहता हूं कि हर एक टीचर जो इंडिया में बहुत अच्छा पढ़ाता है, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं, एक दिन आए, कोटा छोड़ दे और ऑनलाइन पढ़ाएं। और इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। और याद रखिए इस चीज को, ये एक जज्बा होना चाहिए अपने अंदर। चलो तो अब आगे चलते हैं। कैटायन और आयन तो समझ में आ गया। अब यहां पर जरा चेक करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है हमारे पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन बनता है। मजे की बात देखो, हमेशा याद रखो, जब भी कोई चीज लूज हो जाती है तो छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, बड़ी कॉमन सी बात है। तो एटम और अगर कैटायन, एटम और उसके कैटायन की बात करें तो कैटायन की रेडियस हमेशा छोटी होती है रिस्पेक्टिव एटम से। अपने पापा से कैटायन छोटा होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, अपने पापा से कैटायन छोटा होता है। कैटायन माने कट गया, आ गया समझ में?
तो अब बात करते हैं एनायन की। एडिशन कराओगे तो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, जरा चेक करो, पेरेंट एटम ही है, उसमें एडिशन करा दिया तो एनायन में कन्वर्ट हो गया। मजे की बात, अपने पापा से यानी कि एटम से एनायन की साइज हमेशा बड़ी होती है। आ गया सबको समझ में? अपने पापा से एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है, इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, मोटा हो गया। अरे आपको चीज खाओगे तो मोटे हो जाओगे ना, मोटे हो जाओगे तो अपने पापा से बड़े हो जाओगे, सिंपल सी बात है। और अगर आपने कुछ चीज बाहर निकाल दी तो फिर पेट पतला हो जाएगा तो तुम छोटे हो जाओगे। तो इसका मतलब कैटायन हमेशा छोटा होता है पेरेंटल एटम से, और एनायन हमेशा बड़ा होता है। सिंपल सी बात है, 4 परांठे खा के पेट मोटा हो जाएगा, सिंपल सी बात आ गई। तो वही वाली कहानी है। अब यहां पर कैटायन और एनायन में कौन कौन से फैक्टर है जो कि कैटायन और एनायन के रेडियस को अफेक्ट करते हैं, जरा चेक करो। कैटायन के केस में आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हो, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से उसकी रेडियस की वैल्यू घट जाती है। इस चीज को चेक करो यहां, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैंने आपसे कहा था कैटायन की साइज हमेशा एटम से छोटी होती है। एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो है बेसिकली घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए आपने, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज यानी कि प्रोटॉन उतने ही है, तो इसको अपना प्यार बांटना पड़ेगा। प्यार बांटना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली यहां पर साइज बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है। इस चीज को समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब एनायन का साइज हमेशा एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर हम लोग यहां पर जनरल ट्रेंड देखें तो लेफ्ट टू राइट वही वाली कहानी है। कैटायन और एनायन के केस में हमेशा याद रखो, चाहे कैटायन ले लो चाहे एनायन ले लो, कोई भी ले लो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हमेशा कैटायन का रेडियस भी डिक्रीज होगा और एनायन का भी। इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, कैटायन और एनायन का जो रेडियस है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है, ईएनसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इस चीज को समझिए। और टॉप टू बॉटम जाओगे तो यहां पर याद रखना, टॉप टू बॉटम जाने पे हमेशा कैटायन हो चाहे एनायन, उसकी हमेशा रेडियस बढ़ती है। आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। ये सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सिंपल है, जो एटम के हिसाब से ही है। अब हम चलते हैं आगे। यहां पर आयनिक रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। आयनिक रेडियस वैसे वैसे बढ़ने लगती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है, आयनिक रेडियस घटने लगती है जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगती है। जरा चेक कर लेते हैं। अब जरा चेक करो, मान लो मुझे यहां पर कंपैरिजन करना किसका, N-3 का, यानी कि नाइट्राइड का, ऑक्साइड का, फ्लोराइड का, सोडियम आयन का, मैग्नीशियम आयन का और एल्यूमिनियम आयन का। इस केस में अगर कोई पूछे, जरा चेक करो, मैं सबसे पहले तो आप पहली टेबल में देखो क्या है उनका एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, फ्लोरीन का कितना होता है 9, सोडियम का कितना होता है 11, मैग्नीशियम का 12 और 13। इनको सबको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जरा चेक करो, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है। आ रहा है सबको समझ में? 10 10 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन को आप स्टूडेंट काउंट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन इज लाइक स्टूडेंट। और यहां पर प्रोटॉन को आप प्रिंसिपल काउंट करो, प्रिंसिपल। अब आप देखो, 7 प्रिंसिपल को 10 बच्चे संभालने हैं, 8 प्रिंसिपल को 10 बच्चे संभालने हैं, 9 प्रिंसिपल को 10 बच्चे संभालने हैं, फिर 11 प्रिंसिपल, बच्चे 10 ही है, 12 प्रिंसिपल, बच्चे 10 ही है, 13 प्रिंसिपल, बच्चे 10 ही है। सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कौन संभाल पाएगा? जिसके पास 13 प्रिंसिपल है लेकिन बच्चे 10 ही हैं। इस चीज को समझिए, तो उसकी पकड़ अच्छी होगी और उसमें एटम श्रिंक हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एल्यूमिनियम +3 का हमेशा क्या होगा, साइज छोटा होगा। और वैसे भी कैटायन का साइज छोटा होता है एनायन से, तो यहां पर सबसे छोटा साइज किसका होगा, एल्यूमिनियम +3। तो आप उसको प्रिंसिपल और स्टूडेंट के हिसाब से देख सकते हो। तो आप यहां पर थोड़ी फंडामेंटल चीजें समझ लो। लार्जेस्ट कैटायन सीजियम +1, स्मॉलेस्ट कैटायन H+, लार्जेस्ट एनायन I-, स्मॉलेस्ट एनायन H-। ये तो आप खुद ही लॉजिकली सोच लो कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कैटायन हो चाहे एनायन, सबकी साइज बढ़ती है, तो सीजियम की साइज सबसे बड़ी होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी देगा तो भी साइज बड़ी होगी, ठीक है। और एनायन के केस में आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज तो वैसे ही बड़ा होता है कि एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो और भी बड़ी हो जाएगी। सिंपल सी लॉजिक है, यहां पे सबको समझ में आ गया। अब हम चेक करते हैं यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मेरे प्यारे बच्चों वो होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं, जैसे कि S-2, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, इसलिए स्पीसी का नाम बोला गया। तो S-2, Cl- और K+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, आप चेक कर लो 18 18 18। इनके न्यूक्लियस चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर देखो 16 17 और 19, पर इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी बोलते हैं।
अब जरा चेक करो वेरिएशन ऑफ आयनिक साइज अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कैसे वेरिएशन आते हैं तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। हमेशा कैटायन का साइज होता है छोटा, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एनायन के साइज से, ठीक है। मजे की बात देखो, कैटायन का साइज उतना ही छोटा होगा जितना चार्ज पॉजिटिवली ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, साइज उतनी ही छोटी हो जाएगी। एनायन के केस में नेगेटिव का चार्ज जितना ज्यादा, साइज उतनी ही बड़ी हो जाएगी। ये सिंपल से लॉजिक याद है तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले, ठीक है, पंजाबी बोलते हैं। तो यहां पर देखो, आप बताओ, एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम सबसे छोटा होगा। और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब N-3 सबसे बड़ा होगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर बात ही खत्म हो गई। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन? नाइट्राइड। सबसे छोटा कौन? एल्यूमिनियम। बात खत्म। सबको समझ में आ गया? इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ यहां पर फोर्स गैसियस एटम। अगर हम लोग यहां पर, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने गैसियस आयन लिए हैं, गैसियस आयन के केस में तो सीजियम आयन की साइज सबसे बड़ी होगी। गैसियस मतलब आराम से फ्री है, तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। लेकिन अगर आपने यही आयन किसमें जनरेट किए हैं? एक्वस में। एक्वस के केस में लिथियम की साइज सबसे बड़ी होगी। बट पोलर सॉल्वेंट, यानी कि एक्वस, पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? इनको अगर आपने पानी में जनरेट किया है तो सबको पता है कि Li+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। वाटर के मॉलिक्यूल Li+ को सबसे ज्यादा घेर लेंगे तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि लिथियम की सॉल्वेशन इतनी ज्यादा होगी कि इसका यह मोटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे। इस चीज को चेक करो। इसका मतलब क्या हो गया? Li+ गैस स्टेट में तो सबसे छोटा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट। लेकिन Li+ जो है एक्वस फेज में सबसे लार्जेस्ट होगा। और ये बात हम लोग काफी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो आप लोगों को पता है। अब हम चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी भी गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम को आइसोलेटेड गैसियस कैटायन में कन्वर्ट कर दो और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। उस केस में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ऊपर डेफिनेशन लिखी है, मतलब एटम को कैटायन में कन्वर्ट कर दो और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, बात खत्म हो गई। सबको समझ में आता है? उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मजे की बात देखो, जब भी एनर्जी दी जाती है किसी इवेंट के अंदर तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। जब भी एनर्जी बाहर निकलती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। मजे की बात देखो, हमेशा अगर किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये याद रखो। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब समझ लो, आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप यहां से एनर्जी रिलीज कभी नहीं करोगे। अरे भाई कैसे लोग हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो क्या फ्री में निकाल लोगे क्या? उसके लिए आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी। और अगर एनर्जी देनी पड़ी तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये सारा का सारा इवेंट कैसा होता है? एंडोथर्मिक। इस चीज को समझिए, ये एंडोथर्मिक होता है। अब यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल की। एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसको लिखते कैसे है? 283। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, वो 282 में कन्वर्ट हो गया। अभी फिर देखो, अगर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है A+ से तो बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2, और वहां से कन्वर्ट हो जाएगा 281 में। अब मान लो एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो आप +2 से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो। इसका मतलब समझो, अब वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो 28 में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल्स। मतलब IE3 सबसे लास्ट में लगी, फिर IE2 सेकंड नंबर पे, और सबसे पहले आपने कितनी एनर्जी खर्च करी? IE1। और मजे की बात है सब पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई भी नहीं है। सवाल ये है, सब लोग चैट सेक्शन में बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? I3 की, I2 की, I1 की? सबसे बड़ा कौन? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना तो बताओ सबसे बड़ा कौन? चलो बताओ। देखो मैं यहां पर नाम ले देता हूं, कितने, मिष्टी केटी, क्या नाम है? मिष्टी, ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है। माधुरी, मिष्टी, स्वप्निल, सपना, शंकी गोयल, हाँ, श्री, तारकेश्वर, सिद्रा, साक्षी, गीता, वेरी गुड, तुषार, रोहित, साक्षी, यशवी। कौन होता है? I3। मेरे बच्चे पढ़ते हैं यार, मैं मान गया। मतलब इसी वजह से मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं। सब लोगों ने आंसर बताया I3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये छोड़ते जा रहा है, आप छोड़ता किधर से, वो रामदेव बाबा ने बताया है। जैसे इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा, साइज हो गई छोटी। अब छोटी साइज से अगर एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना है तो एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। इसका मतलब I3 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, फिर I2 और फिर I1। ये आप लोगों को ध्यान रखना। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग।
सबको समझ में आ गया? बस ये इसको सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल्स बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इस केस में तो EI4 की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि आप बाहर ही नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल में लेके जाएगा। इस चीज को समझिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आगे। अब हम यहां पर ना वेरिएशन चेक करते हैं कि यहां पर ओवरऑल वेरिएशन कैसा आता है, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल वेरिएशन कैसा आता है, उससे पहले मैं ना आप लोगों को हाय हेलो कर देता हूं, ठीक है। काफी लंबा पढ़ाई कर लिया हमने, उसके बाद आगे चलेंगे। हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग? तो मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेडी जी चैनल पे। सो बच्चों चलो एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर कैसे आप सब लोग? अच्छा लग रहा है पूरा देख के? हाँ, मजा आ रहा है ना? कैसे एकदम जादू सा हो गया, मैं आपके सामने आ गया। पर लिटरली गाइज मुझे लाइव सेशन में इतना मजा आता है ना, मेरा मन करता है बस मैं आपको पढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं। 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाने का नहीं है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मेरे गले में बिल्कुल दर्द नहीं होगा और मैं आपको यहां पर पूरा पढ़ा के जाऊंगा। बट मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सपना, हमारा सपना क्या है? कोचिंग फ्री इंडिया। और मैं आप सबसे बोलता हूं, हर एक बच्चा अगर एक बार अपने 10 जूनियर को ये मैसेज करके बोलेगा या व्हाट्सअप करेगा कि देखो यार, हमें कोटा जाने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इससे अच्छा क्या होगा? कुछ नहीं। मैं जो सपना देख रहा था कोचिंग फ्री इंडिया का, और मैं आजकल लिखता भी हूं #कोचिंग फ्री इंडिया, वो आप लोगों को पूरा करना है। और मुझे पता है आप लोग मुझे इस सपने को पूरा करोगे, ठीक है। मैं रहूं ना रहूं, यह आवाज जिंदा रहनी चाहिए। और आप चाहते हो अगर आप ये आवाज जिंदा रहे, तो मैं आप सबसे कहता हूं, शेयर दीज वीडियोस, शेयर दीज वीडियोस। चलो ब्रेक खत्म होता है, चलिए फटाफट से हमारे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था कि हमें यहां पर वेरिएशन चेक करना है। ओवरऑल फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन चेक करने पे जो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ आता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखो कि सबसे टॉप पे जब किसी पीरियड में आपने हाइड्रोजन से शुरू किया, तो वो सबसे टॉप पे आपको हमेशा कौन सी गैस मिल रही है? नोबेल गैस। हमेशा हर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको सबसे टॉप पे नोबेल गैस मिल रही है। सबको समझ में आता है? इसका मतलब नोबेल गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे हाई होता है, सबसे ज्यादा हाई होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। वो इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करें? उनका तो पेट भरा हुआ है। तो सबसे टॉप पे आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होती है पीरियड के अंदर? नोबेल गैसेस की। याद कर लो। सबसे बॉटम पे कौन है? सबसे बॉटम पे आते हैं एल्कली मेटल्स। चेक करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे बॉटम पे आते हैं। अपने ग्रुप में सबसे बॉटम पे आते हैं मेरे भाइयों। तो ये सबसे बॉटम पे क्यों आ रहे हैं? उसका रीजन क्या है? ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनको सबको एक इलेक्ट्रॉन देना अच्छा लगता है। लिथियम तो तुरंत ही Li+ में चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इन दैट केस इनके आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ेगी, आसानी से कम एनर्जी खर्च करने पर ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे लूजर हैं। ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इस चीज को समझिए। सबसे मजेदार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर किसका है पता है? ये देखो, डी के जो मेटल्स है ना, उनका सबसे मजेदार है। क्या वेरिएशन आ रहा है मजेदार, ट्विंग ट्विंग, एकदम ऐसे, एकदम पहाड़ के जैसे, जैसे मजे लेते हुए जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जरा चेक करो, स्कैंडियम से क्रोमियम तक धीरे धीरे घट रहा है, फिर Fe तक बढ़ रहा है, जिंक पर जाके थोड़ा कॉपर तक घटा, जिंक पर जाके बढ़ गया। सबको समझ में आता है? नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वेरिएशन बड़े इंटरेस्टिंग है यार, मेरे को बड़ा मजा आता है इन सब चीजों को देखने में। अब हम चलते हैं आगे। तो अब ये हुआ कैसे? चलो इनके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से जरा उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो चेक करो कि यहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल है। अरे भैया खुद ही देखो कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना ही उसको आसानी से निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो एक कोई छोटा है और एक कोई बड़ा है, तो बड़े वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होगी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू, और मजे की बात बता देता हूं, अभी हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी देख रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो आप कुछ भी देख लो, सारे के सारे साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। सीधा सा फंडा याद कर लो। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज ये लॉजिक आपका काम करेगा। सिंपल सी बात है। आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के एंटी प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के एंटी प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइज के एंटी प्रोपोर्शनल। बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब वो चलते हैं आगे। लेकिन एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शन अलग होते हैं। अब देखो न्यूक्लियस चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, साइज का वैल्यू घटेगा। ठीक है, न्यूक्लियस चार्ज का मतलब क्या है? पापा का पावर बढ़ना। पापा कौन? प्रोटॉन। पापा, प्रोटॉन इज पापा मेरे प्यारे बच्चों।
पापा, मुझे उससे याद आती है मूवी, कौन सी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, ओ सॉरी अजय देवगन की, नाम भूल गया। तो दैट इज वेरी फनी, और उसमें एक करेक्टर था वो ये बोलता पापा, इट्स लाइक दैट। पापा कौन है? पापा माने प्रोटॉन। आता है सबको समझ में? अब न्यूक्लियस चार्ज का बढ़ना मतलब प्रोटॉन का बढ़ना। अगर प्रोटॉन बढ़ा तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो साइज की वैल्यू घटेगी ना मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इट्स रियली वेरी सिंपल। पापा मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है हमारे बेटे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगा, आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू उतनी घटेगी। ऐसा क्यों? लॉजिकली जरा सोचो। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, दूर भागेगा तो उसको निकालना उतना आसान होता है। बड़ी लॉजिकली सिंपल सी चीज है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू घटती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि स्क्रीनिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, दूर अगर भागा तो उसको निकालना उतना आसान होगा, तो एनर्जी कम खर्च होगी। सिंपल सी लॉजिक है। आया सबको समझ में? तो अब जरा चेक कर लो दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होता है? एस वाले इलेक्ट्रॉन में। भैया ये देखो, एस वाले इलेक्ट्रॉन में स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन वाले के केस में सबसे कम होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर सारे बोलो जय माता दी, आधी स्लाइड तक पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। फैक्टर इफेक्टिव में अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर भैया कोई ऐसा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लिया जो कि जिसमें सारे के सारे जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड हैं, जैसे कि नोबेल गैसेस। अपने को सबको पता है कि जो नोबेल गैसेस होती है मेरे प्यारे बच्चों, नोबेल गैसेस के केस में सारे के सारे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होते हैं। हम लोग बात करें हीलियम की तो वो होता है 1s, ठीक है, 1s2 फुल्ली फिल्ड। नियॉन की बात करें तो वो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, याद है? सारे के सारे फुल्ली फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड है इसका मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की इच्छा ही नहीं होगी। क्यों छोड़े भैया, हम तो स्टेबल हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हारी जान निकल जाएगी, वो छोड़ेगा ही नहीं। देखो ये संगी साथी कितने प्यार से सो रहे हैं, जरा चेक करो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ खुश हैं, और अगर आप ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो दूसरे वाला जाने नहीं देगा। इस चीज को समझो, समझ में आता है? ये इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं सकते हो क्योंकि वो एक दूसरे के एंटी पेयर्ड हैं और एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इस चीज को समझिए। तो यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज है, अगर कंप्लीटली फिल्ड आएगा इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली फिल्ड का मतलब उसकी आयनाइजेशन थेरेपी उतनी ज्यादा होगी, जैसे कि नोबेल गैस की आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होती है। ओके, इसी वजह से होती है। अब फाइनली जनरल ट्रेंड्स पढ़ते हैं अक्रॉस द पीरियड। सबसे पहले तो अक्रॉस द पीरियड जनरल ट्रेंड कैसा होता है? अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हमको पता है कि एटम की साइज क्या होती है? घटने लगती है। एटम की साइज घट रही है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। सिंपल सी कहानी है, बात ही खत्म हो गई। चलो टॉप टू बॉटम चलते हैं। सो लेफ्ट टू राइट का ओवरऑल सीन क्या है? एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन पोटेंशियल को चेक कर लो। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल जरा चेक करो। हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लिथियम की सबसे कम, फिर आता है बरीलियम, बरीलियम से बोरॉन। देखो बोरॉन की बरीलियम से, ये मजेदार चीज है, बोरॉन की आयनाइजेशन थेरेपी बरीलियम से कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि बरीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा वाला? 1s2 एंड 2s2 फुल्ली फिल्ड। बोरॉन के केस में आयनाइजेशन पोटेंशियल घट गया। क्यों? क्योंकि वो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p1। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बोरॉन में, बरीलियम में आसान नहीं है, क्योंकि वो क्या है? फुल्ली फिल्ड। अब धीरे धीरे जाओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की फिर घट गया। जरा चेक करो, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल फिर घट गया एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। सब लोग बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के लिए होता है N, ठीक है, कौन सा होता है? 2p3, यानी कि वो हाफ फिल्ड है, जबकि ये होता है 2p4, ये हाफ फिल्ड नहीं है। तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज्यादा होती है। इस चीज को समझो कि नाइट्रोजन के केस में हाफ फिल्ड है। आप याद रखो, कोई पूछे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फुल्ली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कौन होता है? हाफ फिल्ड, और फिर उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, ज्यादा स्टेबल है। और मजे की बात देखो, नियोन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल है। हीलियम और नियोन के जरा चेक कर लो। हीलियम की तो हद ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा।
तो हीलियम का सबसे ज्यादा है, नियोन का सेकंड नंबर है। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर पे इसलिए आया क्योंकि नियोन की साइज जो है वो हीलियम से ज्यादा है। पर सेकंड नंबर पे क्यों आया? क्योंकि इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया। चलो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप। बहुत सिंपल है, ऊपर से नीचे जाएगा तो साइज बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज की वैल्यू बढ़ेगी, साइज की वैल्यू बढ़ेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटने लगती है। सिंपल सी लॉजिक यहां पर नजर भी आ रही होगी ग्राफिकल में। सीजियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। आता है सबको समझ में? अब यहां पर जरा चेक करो, एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड क्या है? अगर हम लोग ग्रुप नंबर 3 में देखें तो एक्सपेक्टेड है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्यों? क्योंकि बोरॉन की आपको पता है क्या होती है? साइज सबसे छोटी। तो बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऊपर से नीचे जाओगे तो क्योंकि साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू घट जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे थे लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस केस में गैलियम जो है वो उलट फेर कर देता है, गैलियम गेला है और वो उलट फेर कर देता है। ऐसा क्यों? सब लोग लॉजिकली सोचो तो मजा आ जाएगा। गैलियम ने यहां पर उलट फेर क्यों कर दिए? क्योंकि गैलियम के पास है 3D इनर इलेक्ट्रॉन, 3D इनर इलेक्ट्रॉन। और उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट उनकी होती है लो। स्क्रीनिंग इफेक्ट लो होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है, जिससे साइज घट जाता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये हुई ना बात? सबको समझ में आया क्या? ये बहुत मजेदार है। ऑब्जर्व ऐसा किया गया है कि गैलियम उस्ताद निकला। गैलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। हम सोच रहे थे कि कम होनी चाहिए पर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गैलियम के केस में इनर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट आ जाता है। समझ में आ गया? यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे हम लोग। तो कोई ढंग से बोले तो पुअर माने गरीब, गरीब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि उसके पास डी इलेक्ट्रॉन है जो कि ढंग से क्या नहीं करते, शील्डिंग नहीं करते। ऐसा सेम होता है ग्रुप नंबर 14 में भी। हम सोचते हैं कार्बन की ज्यादा होनी चाहिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड देन पीबी, लेकिन यहां पर कौन बाजी मार जाएगा? पीबी। ये मजेदार है। पीबी की यहां पर पता लगा है एक्सपेरिमेंटली कि एसएन से आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है। अब आप लॉजिकली सोचो कि ऐसा क्यों होता है, आराम से सोचो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पीबी की यानी कि लेड की एसएन से आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग और एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। हमेशा सवाल आते हैं एक्सेप्शन से, सबको समझ में आता है। अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट पर, ये तो हमको पहले से ही पता है। देखो, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो साइज घटता है, साइज घटता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। यहां पर FeCONe के लिए साइज की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर साइज कांस्टेंट है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कांस्टेंट होएगा। अब कॉपर से जिंक की तरफ अगर जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू घट जाती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, घट जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि जिंक के पास फुल्ली फिल्ड, अब आप यही गलती करते हैं सब लोग, क्योंकि जिंक के पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक पूरा भरा होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 3D10 N4S2। हालांकि जिंक की साइज बड़ी है कॉपर से, लेकिन जिंक के पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जिंक का आयनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हाई होता है। सब लोग लिखो, चैट सेक्शन में लिखो सब लोग, मैं सबका नाम लेता हूं। हालांकि सब लोग लिखो, जिंक की साइज कॉपर से बड़ी, हिसाब से आयनाइजेशन पोटेंशियल जिंक की कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिंक की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होती है। फुल्ली फिल्ड होती है तो इसका मतलब उसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है। आप याद रखो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? वो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि जिंक की फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कॉपर से ज्यादा होगी। सब लोग लिखो, वेरी गुड। मैं नाम लेता हूं, सुमित ने लिखा, अमृता, बाबू, सौम्या, वाह बाबू मोशाए, उजमा, अयान, रोमा, माधवी, तबिश, सहाना, अंजलि, गीता, सिद्रा, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। मतलब ये लोग अभी भी जिंदा हैं और देख रहे हैं, वेरी गुड। मैंने यही कहा था, जो मेरे साथ है बस उसी में तो बात है, वही जीतेगा जिसमें डिसिप्लिन होता है। अब हम आते हैं अगले वाला फैक्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ, जिसको हम लोग उसके अंदर एक फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हालांकि लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
इस चीज को समझिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी। अब इसको ऐसे ही समझो, मैं सब लोगों को समझाता हूं ये लॉजिक क्या है। जरा समझिए कि मेरे पास है ना कोका कोला है, आजकल गाना बड़ा फेमस हो रहा है, कोका कोला तू, किसको कोका कोला किसको पीनी है ये बताओ। चलो ऐसे एक कोका कोला की बोतल है, ठीक है, ऐसे मैंने क्या बना दिया पर कोका कोला समझ लो। चलो ये है कोका कोला। सो आप लोग बताओ कि ऐसे कौन कौन से हैं जिनको कोका कोला अच्छी लगती है। दो तरह के लोग होंगे, ठीक है, दो तरह के लोग होंगे। एक तो जिनको कोका कोला अच्छी लगती होगी और एक जिनको कोका कोला बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी। तो कोका कोला को आप इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो कि किसी को तो इलेक्ट्रॉन अच्छा लगता है, ठीक है, जो गेन करना चाहता है, अच्छा लगता है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ठीक है, और किसी को इलेक्ट्रॉन अच्छा नहीं लगता मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता किसी भी सिचुएशन पे, डोंट वांट टू गेन। आ गया समझ में? सो अब देखिए दो तरह के लोग होते हैं, जो बिल्कुल गेन नहीं करना चाहते वो कौन है? नोबल गैस। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी गेन नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है भैया इलेक्ट्रॉन की, समझो हम तो फुली फिल्ड हैं। और गेन कौन कौन करना चाहता है जरा चेक करो, उसमें भी दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी आती हैं। एक तो जो कोका कोला पीना चाहते हैं, एक नहीं पीना चाहते। कौन नहीं पीना चाहता? नोबल गैस। कौन पीना चाहता है? देखो भैया मेटल भी पीते हैं, मेटल भी कोका कोला पीते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। याद करो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आप एक बात बताओ, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की भूख किस में ज्यादा होती है? नॉन मेटल में। ये सबको पता है ना कि नॉन मेटल कोका कोला बहुत ज्यादा पीना चाहता है। नॉन मेटल मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आपको पता है ना ये नॉन मेटल होते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इस चीज को समझिए, मेटल की इतनी इच्छा नहीं होती है, मेटल सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, लेकिन मजबूरी में कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं लेकिन कितनी इतनी इच्छा नहीं होती है। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इच्छा ज्यादा होती है और नोबेल गैस की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में बताओ, अंग्रेजी का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार मेरे बच्चों नोबेल गैस में कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नोबेल गैस में नेगेटिव होता है, नो प्यार। नोबेल गैस कहती है इलेक्ट्रॉन तेरे से नो प्यार। नो प्यार का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी नोबेल गैस की नेगेटिव होती है। इस चीज को समझिए, किस किस को समझ में आ गया? नोबेल गैस के केस में इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी नेगेटिव होती है। एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नेगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नेगेटिव होता है तो इस केस में आप लोग बताओ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे होगी? मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पढ़े ना ऊपर लॉजिक समझाया था, याद करो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? पॉजिटिव। इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग बताओ पहले किस किस को समझ में आ गया? नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार यानी कोका कोला के लिए प्यार नेगेटिव है, इसके लिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। अब इसको इस लॉजिक से ऐसे समझा जा सकता है, नोबेल गैस बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं कोका कोला पीऊं, लेकिन अगर आपने उनको 10 रुपए दिए तो वो कोका कोला पी जाएंगे। बोले कि ले तू 10 रुपए ले और कोका कोला भी पी जा। इसका मतलब वो एनर्जी अगर आपने उनको दी तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझिए इस चीज को। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबेल गैस के लिए पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब वो एनर्जी अगर उनको दे दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इस चीज को समझिए। नाउ दिस इज रियली वेरी लॉजिकल थिंग। बट मेटल और नॉन मेटल के केस में देखो, मेटल को भी इलेक्ट्रॉन की भूख है, नॉन मेटल को भी इलेक्ट्रॉन की भूख है, लेकिन नॉन मेटल को तो इलेक्ट्रॉन की इतनी भूख है कि वो कहता है भैया ला मेरे को कोका कोला पिला दे, 10 रुपए ले ले। इन दैट केस वो 10 रुपए मतलब जो रुपया है वो एनर्जी है। इस चीज को समझिए, रुपया इज एनर्जी। आज जिसके पास रुपया ज्यादा होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा है, सिंपल सी बात है। सो नॉन मेटल अपनी एनर्जी खर्च करने को तैयार है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, वो बहुत प्यार करता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब वो एनर्जी खर्च करने को तैयार है।
वो कहता है मुझसे 10 रुपए ले लो, मेरे को कोका कोला पिला दो, मुझसे एनर्जी ले लो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो नॉन मेटल के केस में यह होता है एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन लो। और नोबेल गैस के केस में कैसा होता है, एनर्जी भी लो, इलेक्ट्रॉन भी लो। इस चीज को समझिए, यहां पर दोनों एरो, फायदा सबसे ज्यादा किसको है, नोबेल गैस को, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी। नॉन मेटल केस में ऐसा नहीं है, नॉन मेटल को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस चीज को समझिए। वो कहेगा अब कोई ले गया कोका कोला पीनी है, नॉन मेटल कहेगा हां पीनी है, तो बेटा 10 रुपए निकाल। तो नॉन मेटल वाला 10 रुपए दे के इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब वो नॉन मेटल का केस हो गया, एक हाथ दे दे एक हाथ ले ले। मेटल के केस में क्या होगा ना, मेटल वाले को ना कोका कोला अच्छी तो लगती है लेकिन इतनी मजबूरी नहीं है, तो कहे मैं 10 रुपए तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेटल वाले को इतनी मजबूरी नहीं है, तो वो कहता है मैं 10 रुपए नहीं दूंगा, मैं 2 रुपए दूंगा, पिलाना है तो पिला दे। इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी आदान प्रदान होता है मेटल के केस में। मेटल भी कहता है मैं पैसे दूंगा, कोका कोला पिला दे, लेकिन मैं पैसे कम दूंगा। इसका मतलब मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तो होती है लेकिन लो नेगेटिव होती है। अब आप इसको लॉजिकली समझो ऐसे, मैं आपको फ्रेशली समझाता हूं। 52 नंबर पर हैं अपन, ये बस लास्ट है, अब जरा चेक करो इसको फ्रेशली कैसे समझोगे। फ्रेशली यहां पर देखो, जरा ध्यान से समझना भैया, इलेक्ट्रॉन को ध्यान से, लास्ट ग्राफ है उसके बाद हम लोग इसको खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले 3 तरह के लोग होंगे, ठीक है। पहले वो जिसको इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, नेगेटिव। कौन है वो, नोबेल। नोबेल वाले को कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो नोबेल गैस पूरे पीरियोडिक टेबल में अकेली एलिमेंट है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। इस चीज को समझिए, यहां पर वो एनर्जी भी ले लेगा और इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी दोनों लेगा, तब जाके कहीं इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस चीज को समझिए। और पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस अकेली गैसेस होती है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, यानी कि ये एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। जबकि अगर हम लोग यहां बात करें मेटल और नॉन मेटल के केस में, मेटल के केस में और नॉन मेटल के केस में, जरा चेक करना, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के केस में पॉजिटिव होता है। एक के केस में कम पॉजिटिव होता है, दूसरे केस में ज्यादा पॉजिटिव होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन को इतना पसंद नहीं करते जितना नॉन मेटल। इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी नेगेटिव होगी। अब आप याद रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल ले लो, नॉन मेटल ले लो, दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव निकल के आएगी। आप चेक कर लेना है एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, हाई, और ये लो नेगेटिव होगी। अब इसको याद कैसे रखोगे, नॉन मेटल कोका कोला पीने के लिए 10 रुपए तक खर्च करने को तैयार था, लेकिन मेटल कोका कोला पीने के लिए 2 रुपया दे रहा था। इसका मतलब इनकी कम क्षमता है एनर्जी खर्च करने की। बोले नहीं मैं तो 2 रुपए दूंगा, इलेक्ट्रॉन देना दे नहीं तो जा। लेकिन मेटल कहता है मेरे को तो भूख लगी, प्यास लगी, भाई दे दे। और ये लॉजिक अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। तो आप सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबेल गैस के केस में पॉजिटिव होती है, मेटल और नॉन मेटल केस में नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, नॉन मेटल केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गया? सो ये बहुत अच्छी चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी मेरे प्यारे बच्चों, और ये है जो मेन चीज है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। वही मैं आपको 52 नंबर स्लाइड में समझा रहा था। अभी सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आगे। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। एक्सो का मतलब नेगेटिव और एंडो का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके लिए होती है? नोबेल गैस के लिए। और नेगेटिव किसके लिए होती है? मेटल और नॉन मेटल के लिए। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। तो मैं आपको दर्शन करा देता हूं। देखो, अब यहां पर पूछा है कि रिलेशन बिटवीन यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किसी के लिए पॉजिटिव है तो पक्का उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव। एफिनिटी का मतलब है फीलिंग। मेरे लिए कोका कोला की फीलिंग नेगेटिव है तो मैं क्यों पीऊं?
पर अगर कोई आके बोलेगा ले मैं तुझे 100 रुपए देता हूं कोका कोला पी ले, तो शायद मैं पी भी लूं क्योंकि 100 रुपए मिल रहे हैं। इस चीज को समझिए। ओके, सो बस यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में। अब यहां पर डेटा रिलेशन नहीं है, सब लोग डेटा के अंदर मत चले जाना, इट्स नॉट अ डेटा काइंड ऑफ रिलेशन, नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फीलिंग वाला रिलेशन है। फीलिंग कैसी है इलेक्ट्रॉन को लेके, अब ये समझ लेना, डेटा पे मत जाना, इस चीज को समझ लेना। क्यों, मैं आपको बताता हूं, देखो मजे की बात आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर ये तो 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी 0 होनी चाहिए ना। मैंने कहा डेटा से रिलेट मत करना, इसको फीलिंग से रिलेट करना। नाइट्रोजन की हाफ फील्ड होती है, हाफ फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, उसके लिए कोई अफेक्शन नहीं है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो उसका सीन कुछ अलग बैठेगा, वहां पर डेटा जरूर आएगा बट वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं सिर्फ नोबेल गैस ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तब आप इस चीज को ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ डेटा बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ फीलिंग। एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन, इस चीज को समझिए, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है। चलो तो अभी इसका मतलब ये है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, एक बहुत बढ़िया बात। देखो भैया, मैंने आपसे कहा कि नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन की भूख बहुत होती है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन की भूख बहुत होती है, इसके लिए उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वो एनर्जी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, और आपको दिखेगा भी कैसे। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, O माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेक कर लो कितनी है, -144 पॉइंट, लॉजिक समझना, डेटा मत याद करना, -141 किलो जूल पर मोल। इस चीज को चेक करो, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतनी एनर्जी फेंकने को तैयार है। फेंकने का मतलब नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है। लेकिन मजे की बात, अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो ये इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव एक दूसरे को करेंगे रिपेल। रिपल्शन की वजह से यहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आपको मजे की बात बताता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर नॉन मेटल ऑल्सो। मेटल छोड़ दो, नॉन मेटल के लिए भी पॉजिटिव होती है। इस चीज को समझिए, किस किस को समझ में आ गया लिखो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द केस ऑफ नॉन मेटल इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को रिपेल किया। ये इलेक्ट्रॉन और वो नेगेटिव पहले से था, उसने एक दूसरे को रिपेल किया, ऐसा इसी वजह से हुआ। और ये लॉजिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर तो सर O-2 करने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ना 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 ना। अरे गाना याद आ गया, अरे मेरे तो गाने बड़े याद आए थे, बड़े समझ में नहीं आता, दिलेर मेहंदी गाना याद आ गया। चलो कोई नहीं, अभी तो समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, बड़ी सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का मतलब प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव तो प्यार करता है नेगेटिव से मेरे प्यारे बच्चों, करता कि नहीं करता, है ना मित्रों। हाँ, हमारे लग रहा है कि मित्रों हमारे जीत ही जाएंगे इस बार। सो फाइनली पहला तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहला हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो बेसिकली, ठीक है, वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। ओके, सेकंड वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उतनी कम होगी। क्यों, खुद ही सोच लो भाई, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इनको रिपेल कर रहे हैं, तो नया इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन कहां से पैदा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अरे बाहर से इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा, जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही धक्का मार रहे हैं, चल भग यहां से, तो दिक्कत हो जाएगी ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगला क्या है, एटॉमिक रेडियस मेरे प्यारे बच्चों। एटॉमिक रेडियस, जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस, आप खुद से बताना जरा सोच के भाई, एक तो ये छोटा सा एटम है, ये है न्यूक्लियस, एक ये बड़ा सा एटम है और ये है न्यूक्लियस। अब यहां पर है ना रोटी रखी है, रोटी इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर तो अदनान सामी है, पुराने वाला, अभी नए वाला तो एकदम पतला स्लिम हो गया है, ओल्ड अदनान सामी, और यहां पर है हमारे पास पतला सा कोई ले लो, हुसैन बोल्ट। मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
यहां पर है ना ये 10 रुपए का नोट रखा है, बताओ कौन लेके जाएगा? अदनान साबित जल्दी से पकड़ लेगा कि हुसैन बोल्ट जल्दी से पकड़ लेगा? बताओ मुझे। इस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से गेन कौन करेगा? हुसैन बोल्ट, क्योंकि अदनान सामी की साइज बहुत बड़ी है और जो इस इलेक्ट्रॉन को खींचता वो तो बहुत दूर है। आप खुद ही सोचो कि अदनान सामी की जो न्यूक्लियस है वो बहुत पीछे है, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। हुसैन बोल्ट की न्यूक्लियस बहुत पास है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए पतले हो जाओ मोटे मत हो। ठीक है, ये मतलब निकलता है इसका। अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब लोग बताओ इसमें क्या फैक्टर निकलता है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उतनी कम होगी। भैया मैं तो स्टेबल हूं, इलेक्ट्रॉन लेके क्या करूंगा? इस चीज को समझिए। इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से कम होती है। एक्सपेक्टेड ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा होता नहीं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से कम, जरा चेक करो, कार्बन से कम होती है, ज्यादा नहीं। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाइट्रोजन की क्या होनी चाहिए? नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन की ज्यादा होती है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस चीज को चेक करना, इट्स एफिनिटी नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। इस चीज को समझिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब हम चलते हैं आगे, ट्रेंड चेक करते हैं। ट्रेंड बड़ा कॉमन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज। सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ भी ले लो वही लॉजिक वही रहने वाला है। एक्सेप्शन चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहां पर पॉइंट जो नोट करने वाले हैं, पहली बात, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट एल्कली अर्थ मेटल के केस में और नाइट्रोजन केस में भी ऐसा होता है। सबको समझ में आ गया? इनर्ट गैस के और ये फर्स्ट, सॉरी यहां पर है ना, फर्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ जरा चेक करना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है इन द केस ऑफ इनर्ट गैसेस। ठीक है, एल्कली मेटल, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है नाइट्रोजन, बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है, इसको थोड़ा सुधार लेना, इसको हटा दो। सिर्फ नोबल गैसेस यानी कि इनर्ट गैसेस के केस में पॉजिटिव होती है और किसी के लिए नहीं। एनसीईआरटी उठा के देख लो, ये हटा देना, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बस तो ये लॉजिक हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं ट्रेंड्स। अब आप जरा चेक करो, मजे की बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड को चेक करना ध्यान से। ठीक है, यहां डेटा गिवन है, आप पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ढूंढो। सबसे पहले मोस्ट नेगेटिव कौन है बताओ मुझे? मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? ये है ग्रुप नंबर 17 की। चेक करो, ग्रुप नंबर 17 सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ रहा है। बाबा रामदेव ने कहा था जहां से मिले छोड़ दो, सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ने वाला है ग्रुप नंबर 17। ठीक है, इसका मतलब मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 17 की होती है। डेटा गिवन है, चेक कर लो। आ रहा है सबको समझ में? अब आप मुझे एक बात बताओ, मोस्ट नेगेटिव इसकी है तो इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बादशाह। कोई पूछे कि यहां पर किंग कौन है? किंग इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ता है वो है क्लोरीन। याद कर लो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। ओके, ये लास्ट है टॉपिक, उसके बाद जो बचा हम लोग अगली बार करेंगे। फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से, साइज छोटी होने की वजह से, फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। लिख लेना सब लोग, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है कि यहां पर वो इलेक्ट्रॉन को इतना प्यार नहीं करता, इतनी एनर्जी नहीं देता। इन केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है? मोस्ट नेगेटिव। सब लोग कॉपी में नोट डाउन करो, चैट सेक्शन में लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव किसकी है? वो है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन 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 क्लोरीन, सबको समझ में आया? सो कौन है वो? क्लोरीन। कौन है वो? क्लोरीन। सबको समझ में आ गया? तो ये ओवरऑल। यहां पर अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ग्रुप 0 की हाईली पॉजिटिव होती है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 0 की हाईली पॉजिटिव होती है। अब किसी की भी नहीं है, देखो सिर्फ इन्हीं की पॉजिटिव है। चेक करो, सबकी नेगेटिव है, सिर्फ इसकी पॉजिटिव है। जरा चेक करो, सब लोग ध्यान से देखो,
आ रहा है समझ में? ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। अब हम लोग यहां पर बादशाह को चेक कर लेते एक बार फिर से। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन की क्यों होती है मेरे प्यारे बच्चों? वो इसलिए होती है क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी है, वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन का स्वागत अच्छे से होगा क्योंकि यहां पर उसकी साइज बड़ी है। ऐसा क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात है। मान लो कि एक फैमिली है जिसका घर है छोटा, 2 BHK का घर है, वहां पर 2 ही कमरे हैं, ठीक है। और एक फैमिली ऐसी है जो 3 BHK में रहती है और जिनके कमरे हैं यहां पर 3। अब मान लो कोई मेहमान आ रहा है बाहर से, तो बताइए कि कौन उसका स्वागत खुले दिल से करेगा? 3 कमरे वाला, क्योंकि यहां पर रिपल्शन कम होगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, एक कमरा खाली है, तुम आके रह जाओ। लेकिन 2 कमरे वाले बेचारे वैसे ही, बस यही सेम खेल है यहां पर भी। फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो होता है 2p5 में, जबकि क्लोरीन में एंटर होता है 3p5 में, और 3p में 3d भी होता है, और d में कमरे बहुत खाली होते हैं, सारे के सारे 10 के 10 कमरे खाली हैं। क्लोरीन की साइज बड़ी है इसलिए इलेक्ट्रॉन का स्वागत आसानी से हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्लोरीन इज द बादशाह, ही इज द किंग, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपको याद रखना है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस लास्ट चीजें पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफिनिटी खत्म हो जाएगा। हैलोजेंस के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑब्टेन करना चाहते हैं। नोबेल गैस के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 भी हो सकती है। एफिनिटी का मतलब अफेक्शन है ही नहीं भैया, 0 है, 0, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। इस चीज को समझिए। ग्रुप नंबर 2 वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? 0। क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 2 में आता है NS2, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर 15 वालों की लो होती है। कौन 15? ना पी ऐसे सबके बीच नाइट्रोजन की बात हो रही है, क्योंकि वो हाफ फिल्ड होते हैं। अब ये बड़ी मजेदार है, लो एफिनिटी होती है नाइट्रोजन की, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है। चेक करो, ग्रुप नंबर 2 वाले इस तरह से होते हैं, उनमें ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ग्रुप नंबर 3 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाफ फिल्ड होते हैं। ग्रुप नंबर 15 वाले, ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहा हूं, हाफ फिल्ड होते हैं, इसका मतलब वो स्टेबल है, उनकी एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं है। सबको समझ में आ गया? फ्लोरीन एग्जांपल दिया हुआ है, देखो फ्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा, नियोन की एफिनिटी 0, बरीलियम की 0, नाइट्रोजन की लो। ऐसा क्यों होता है? लॉजिक आपके सामने है। फ्लोरीन के पास एक खाली है, नियोन के पास खाली नहीं है, बरीलियम के पास खाली नहीं है, नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड है। अब आप खुद से चेक कर लो किसकी क्या लॉजिक बनेगी। तो फाइनली गाइस, हमने काफी लंबी क्लास की है, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, ठीक है, ओवरऑल। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर यहां से शुरू करेंगे, एक लेक्चर इसमें और लग जाएगा, क्योंकि यहां पर मेटेलिक करेक्टर समझाना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझानी है, तो थोड़ी सी आधे घंटे का एक लेक्चर और होगा, वो हम अगली बार कर लेंगे। सो गाइज, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। काफी समय हो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया, गला भी थोड़ा थोड़ा दर्द करने लग गया अब। चलो, लव यू गाइज, आखिरी दम तक काफी लोग मेरे साथ बने रहे, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट। आप इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो एक दिन ये इंडिया कोचिंग फ्री इंडिया जरूर बन जाएगा, और डेफिनेटली बड़ी बड़ी कोचिंग के जो लोग हैं, जो इतना पैसा ले रहे हैं कोटा में बैठ के या कहीं भी बैठ के, वो जरूर ऑनलाइन आके एक दिन सोचेंगे कि हम लोगों ने इतना पैसा कमाया, चलो कम से कम पूरी इंडिया में 1 साल फ्री में तो पढ़ा दें। मैं बोल रहा हूं बेलन को, मैं बोल रहा हूं पाताल को, सुन लो, आ जाओ। मजाक कर रहा हूं। चलो, सो फाइनली गाइज, इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव प्लीज कमेंट करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो वीडियोस को, और लाइक जरूर करके जाओ। आप लोग इसी तरह से बने रहे तो डेफिनेटली मेड इजी एक अलग मुकाम पर होगा, और सबसे आगे होगा किसमें? इंडिया को कोचिंग फ्री इंडिया बनाने में। कोचिंग मुक्त भारत का नारा दे रहा हूं मैं, कोचिंग मुक्त भारत चाहिए, और उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे, और आपको मैं एक और बढ़िया चीज बता देता हूं, ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा, मे बी परसों से आपके लिए ऑर्गेनिक के शॉर्ट वीडियोस बनाने चालू कर दूंगा, परसों से, ठीक है। चलो, लास्ट तक जो बने रहे उनका मैं नाम ले देता हूं। सबसे पहले नेहा भारस्कर, ठीक है, प्रतीक्षा, दीक्षु, जया, ठीक है, मोहिल फैम, मिसबा, बिंदु, ठीक है, वैष्णवी कुमारी, उज्मा भट्ट, हर्षिता अरोरा,
उसके बाद तबिश, रविरंजन कुमार, धीरज साहू, स्वप्निल, शंकी गोयल, यहाँ गोयल, शंकी गोयल, सहाना प्रवीण, रमाकांत द्विवेदी, साक्षी, सिद्रा, ठीक है, नंदिता, निहारिका, तुर्की बॉय, क्या बात है, तुर्की बॉय, उज्मा, अमृता, तारू दुबे, शिप्रा, गीता, बाबू, तुलसी, सावित्री, सुमित, शंकी, रविरंजन, अंजलि, डॉक्टर इंद्रयानी चौहान, ठीक है, सार्थक, सहाना, रविंद्र, रोमा, निकिता, सुमा, बहुत सारे लोग हैं, स्वप्निल, आराम से खाना खाओ और सो जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, दिल से बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है, और बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहो। और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद वेदांतु टीम का, जो मुझे मेरे इस ख्वाब को जीने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू सो मच वेदांतु फैमिली, जिसकी वजह से मैं अपना ये सपना पूरा कर पा रहा हूँ। और वेदांतु फैमिली से बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने देखा होगा वानी मैम, विकास सर, अरविंद सुथार सर, और भी बहुत सारे लोग अब इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाएंगे और अपने पूरे तहे दिल से पढ़ा रहे हैं, और आप लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हो, मेरे को पता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और बस यही चाहता हूं आप सबसे, अगर एक एक बच्चा सोच ले कि मुझे आज रात कम से कम मेरे 10 जूनियर्स को या 10 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करनी है, तो मेरा ये कोचिंग फ्री इंडिया का सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं आप सबसे कहता हूं, बने रहो हमारे साथ। चलो गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाय गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।